वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग मेगा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन 1 में बोल रखा है कि एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। बोला कि उसको इस तरह से चार्ज किया गया कि उसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो बोला कि पोटेंशियल क्या होगा उसके सेंटर पे। तो हम लोग जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के केस में सरफेस पे और अंदर में हर जगह हॉलो स्फीयर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे या सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं होती हॉलो स्फीयर में, इसलिए पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर में भी जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट। देखो नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड में यहाँ पे बोल रखा है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में है और एक चार्ज जो 0.2 कूलम का चार्ज है उसको 2 मीटर डिस्टेंस ले जाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है वो 4 जूल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होगा वो बताना। देखो हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। चार्ज के केस में जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू E। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर। थीटा जो दे रखा है 60 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा जो है हाफ हो जाएगा। और वर्क डन जो दे रखा है वो 4 जूल। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर मुझे E चाहिए तो हम लोग बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाई Q, और Q का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.2। तो यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20। तो हम लोग बोलेंगे E का जो वैल्यू होगा 20, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड में क्या बोल रखा है कि अगर प्रोटॉन को 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखो तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। और चार्ज के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो Q इंटू V। V जो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, कितने वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे 1 किलो वोल्ट था। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू V, मतलब E इंटू 1 किलो वोल्ट। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा Q इंटू V। V का वैल्यू तो 1 किलो है और E का चार्ज जो है E है, तो ये हो जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चार्ज की जगह पे मैंने E रख दिया। तो आंसर जो है इसका करेक्ट C हो जाएगा। हम बोलेंगे कि C करेक्ट है। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में कहीं पे एक एल्युमिनियम का जो शीट है, पतला सा शीट जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, वो हम लोग डालते हैं। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अभी देखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है किसी डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाले कुछ पोर्शन में
पूरे में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तब तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कुछ पार्ट में सिर्फ यहां पे डाले ऐसा टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो बाकी जो बच गया टोटल डी में से जो टी थिकनेस में तो वो था डाइलेक्ट्रिक, बाकी जो डी माइनस टी बच गया उसमें अभी भी एयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दो कैपेसिटर बन गया, एक ये डाइलेक्ट्रिक वाला एक बाकी एयर वाला। ये दोनों सीरीज में है तो इनका सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां से जो सी इक्विवेलेंट आता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ए, यहाँ पे डी जो है डाइलेक्ट्रिक के प्लेट के बीच का डिस्टेंस, टी जो है थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का जो हम लोग डाले हैं। यहाँ पे जो डाले हैं वो एल्युमिनियम है, मेटल है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे के का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे और टी जो है बोला है कि नेग्लिजिबल थिकनेस का था, तो टी तो नियरली 0 है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ही बचेगा। टी बाई के 0 क्योंकि के इन्फिनिटी और टी थिकनेस जो है एल्युमिनियम फॉयल का वो नेग्लिजिबल है, मतलब नियरली 0 है। तो जो कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो पहले जितना ही आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो हम लोग बोलेंगे रिमेन्स अनचेंज्ड, तो बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ वाले में देखो यहां पे क्या है कि एक कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें 3 डाइलेक्ट्रिक K1, K2 और K3 को इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो बोला कि इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मतलब इन तीनों डाइलेक्ट्रिक को किस अकेला डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, मतलब तीनों के डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो, और एक इनको जो सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे उनका कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोले हैं कि अभी तीनों को डालने के बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो लिख लेते हैं। तो अभी देखो अभी ऐसा है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, यहां पे तो K4 था और ऊपर वाले में 2 अलग अलग है, एक साइड में K1 एक साइड में K2, सॉरी एक K3 था ऐसा। तो ये 3 कैपेसिटर बन गए, एक K1 डाइलेक्ट्रिक वाला, एक K2 वाला, एक K3 वाला। तो पहले हम लोग तीनों का कैपेसिटेंस लिख लेंगे। तो अगर K1 डाइलेक्ट्रिक वाले को C1 बोल दे तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए। अभी एरिया देखोगे तो ये A/2 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि जो K1 डाइलेक्ट्रिक जो डाला गया है वो सिर्फ आधे एरिया में था, तो A/2। और डिस्टेंस की बात करोगे इसका प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो ये D/2, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये D/2 है। तो हम लोग डिस्टेंस की जगह पर भी D/2 लिखेंगे, तो A/2 डिवाइडेड बाय D/2, A/2 ऐसा। K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह पे A/2, डिस्टेंस की जगह पे D/2, ये 2 कट जाएगा। तो C1 का वैल्यू जो होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। उसी तरह C2 का लिखना होगा, तो वहां भी एरिया A/2 है, डिस्टेंस जो है D/2 हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अभी देखो जो C3 है, मतलब जिसमें K3 डाइलेक्ट्रिक डाला गया, उसका एरिया तो A ही है, लेकिन जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच वो D/2 है। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे K3 एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे D/2, तो 2 पर चला जाएगा। अब यहां पे ये C1 C2 जो है वो पैरेलल में है,
मतलब K1 K2 वाला जो डाइलेक्ट्रिक है वो पैरेलल में है, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो C3 के साथ सीरीज में है। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि C1 C2 को पहले पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे, वो पैरेलल नहीं है, तो उनका पहला रिजल्ट निकालेंगे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल में तो जुड़ जाता है, तो C1 प्लस C2 करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 प्लस K2, मतलब ऐसा है C1 C2। तो C1 C2 का वैल्यू डाल देंगे, C1 C2 का वैल्यू डालने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और अभी जो ये C1 प्लस C2 है ये अब सीरीज में है C3 के साथ, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो हम लोग बोलेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्योंकि अभी सीरीज में है तो सीरीज का हम लोग सीरीज वाला जो फॉर्मूला है उससे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 डैश प्लस 1/C2 डैश। यहाँ C1 डैश मतलब को हम लोग C1 प्लस C2 बोल रहे हैं, C1 प्लस C2 और जो C3 है ये दोनों सीरीज में है, तो इनको सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे। अभी देखो ये C जो है C इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू इतना होगा। अब मुझे करना क्या है कि इन तीनों की जगह सिंपली एक डाइलेक्ट्रिक को डालना है, इन तीनों को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो उस केस में जो C इक्विवेलेंट होता है वो जाता, मान लो कि मैंने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक डाला इन तीनों की जगह पे, इन तीनों को हटा के, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मतलब C इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग लिखेंगे, C इक्विवेलेंट की जगह पे लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब इस वाले इक्वेशन में यहां पे C1 C2 C3 और C इक्विवेलेंट का वैल्यू डालोगे तो दोनों साइड से एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है दोनों साइड से कट जाएगा, तो जो आंसर बचेगा वो ये वाला होगा 1/K इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन 2 K3। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब नेक्स्ट देखो 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला है कि 3 कैपेसिटर सीरीज में है और उनको एक 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, तो 15 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना आएगा। देखो अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं ऐसे और तीनों को जोड़ा गया है एक 100 वोल्ट के बैटरी के साथ, 100 वोल्ट, तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में सारे कैपेसिटर पे चार्जेस सेम होते हैं, तो इन तीनों पे चार्ज सेम ही होगा। तो अब वो मुझे 15 माइक्रोफैराड पे बोल देता है या 10 पे बोलता है या 3 पे बोलता है, तो तीनों पे चार्ज तो सेम ही होता ऐसा, 3 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड और 15 माइक्रोफैराड। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में। अभी तो हम लोग क्या करेंगे कि इनका C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पहले बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, मान लो बैटरी चार्ज Q सप्लाई किया तो Q डायरेक्टली 3 वाले पे आएगा, 3 माइक्रोफैराड वाले पे, और जितना 3 पे होगा उतना ही 10 पे होगा उतना ही 15 पे होगा, मतलब जितना बैटरी सप्लाई किया चार्ज वही तीनों पे। तो वो किसी पे भी पूछा होता है हम लोग बोल देते कि बैटरी जितना सप्लाई किया वही होगा। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करता है, C इक्विवेलेंट इनटू फी यहाँ पे 100 वोल्ट दिया हुआ है, C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इन तीनों का C इक्विवेलेंट सीरीज का तो निकालना ही याद, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो वहां से सी इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा। सी इक्विवेलेंट में वोल्टेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे जो चार्ज निकालना था 15 वाले पे वो चार्ज मिल जाएगी। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन के बाद जो चार्ज आएगा और 200 माइक्रोकूलम, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। 7th वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और 3 पॉइंट ए बी सी दे रखे हैं। बोला कि सबसे मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें, चलें, तो पोटेंशियल घटती है। मतलब मान लो एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट 2 ऐसा है, तो 1 से 2 जाओगे। फील्ड का डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 1 से 2 जाएंगे। अगर फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, फील्ड के दिशा में, तो पोटेंशियल घटती है। उस तरह से यहां से देखा जाए तो बी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, बी से ए की ओर या सी की ओर जैसे ही चलेंगे पोटेंशियल घटती है। तो हम लोग बोलेंगे बी का पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो 8 में क्या है कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ढेर सारे कैपेसिटर हैं ऐसे कुछ, और बोला उनका इक्विवेलेंट जो है 1 माइक्रोफैराड। ओके, तो मुझसे बोला है कि C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, तो बोला C के वैल्यू बताओ ताकि इनका इक्विवेलेंट जो है वो 1 माइक्रोफैराड हो सके। तो बस हम लोग यहाँ पे सीरीज पैरेलल वाला कंसेप्ट लगाते जाएंगे, सर्किट को छोटा करते जाएंगे, मुझे C का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो ए वाला जो कैपेसिटर था वो सी बोल रखा था 8 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 और इसको 12। तो इस सर्किट को हम लोग छोटा करते जाते हैं। तो हम लोग पहले 2 और 2 जो पैरेलल में है इनको हटाएंगे। 2 और 2 पैरेलल में है तो इनका हो जाएगा 4। तो इनको हटाओगे तो इनकी जगह पे एक 4 का लगा देंगे। तो हम लोग बोलेंगे इनको हटा के यहाँ पे एक 4 का लगा दो। उसके बाद 8 और 4, 8 और 4 जो है ये सीरीज में हो गए। तो 8 और 4 का हम लोग सीरीज से इक्विवेलेंट निकालें तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो हाँ यहां से आ जाएगा 8/3, मतलब इन दोनों के जगह को, इन दोनों को हटा के हम लोग 8/3 का 1 लगा सकते हैं। तो यहां से इन दोनों को हटाएंगे, इनका इक्विवेलेंट 8/3 होगा, इसलिए यहां पे मैंने 8/3 का 1 लगा दिया है। अब इधर देखो, इधर 6 और 12 वाला, 6 और 12 वाला जो है यहां पे ये दोनों सीरीज में, तो 6 और 12 का अगर हम लोग सीरीज करेंगे तो 4 आएगा। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे सिंपली 4 माइक्रोफैराड का 1 लगा देते। तो हम लोग बोलेंगे कि इसको हटाओ, यहाँ पे एक 4 का लगा दो, ऐसे। फिर ये 4 और 4 ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 4 और 4 का 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के 8 लगाएंगे। फिर 8 और 1 जो है वो हो जाएंगे सीरीज में,
तो 8 और 1 का सीरीज से देखेंगे तो 8/9 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के हम लोग 8/9 का यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ओके, तो 8/3 8/9 पैरेलल, तो इनको सिंपली जोड़ देंगे तो मुझे इनका इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब इनको सिंपली जोड़ेंगे हम लोग, तो ऐसा आएगा 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम लोगे तो 9 हो जाएगा, और ऊपर में 24 प्लस 8 32। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आता है वो 32/9। तो इन दोनों को हटा के हम लोग 32/9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देंगे इनकी जगह पे। तो इनको हटाएंगे ऐसे, और इनके जगह पे हम लोग लगा देंगे एक 32/9 का। अभी देखो, अब ये 32/9 और ये सी, ये दोनों जो हो गए सीरीज में, इनका ही इक्विवेलेंट को 1 बोला था। तो मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि C इंटू 32/9 32/9 प्लस C इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकाला। इक्विवेलेंट ए इसको 1 के बराबर बोल रखा था क्वेश्चन में, तो इनको 1 के बराबर कर देंगे। तो यहां से सोल्व करोगे तो यहां से आएगा C इक्वल टू 32/23। तो बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहां पे बोला कि एक कैपेसिटर 60 पिको फैराड, उसको 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया। 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज करोगे तो उसके पास जो चार्ज आएगा वो होगा Q इक्वल टू C भी। तो शुरू में जो उसके पास चार्ज आएगा कैपेसिटर के पास C इंटू भी, तो 60 पिको फैराड, मतलब ऐसा लिखेंगे 60 पिको मतलब 10⁻⁻12 इंटू भी 20 वोल्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा 12 इंटू 10⁻10 कूलम। ऐसा चार्ज था उसके पास, ठीक है। अब क्या किया कि पहले से उसके पास चार्ज इतना था, अब उसको एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज के साथ जैसे ही कनेक्ट करोगे स्विच की हेल्प से, तो इसके पास चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल था, पहले से इसके पास चार्ज Q था, तो चार्ज यहां से निकलेगा, चार्ज अनचार्ज वाले के पास जाएगा कुछ चार्ज। तो फाइनली क्या हुआ कि इसका चार्ज मान लो कि घट के Q1 हो गया, इसका 0 से बढ़ के Q2 हो गया, फाइनल चार्ज ऐसा, ठीक है। अभी देखो दोनों 60 पिको फैराड का, दोनों का जो कैपेसिटेंस है 60 पिको फैराड है ऐसा। तो फाइनली दोनों के पास चार्ज बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि चार्ज तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल ना बराबर हो जाए। अगर C बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब Q बराबर, तो फाइनली दोनों के पास चार्ज बराबर होगा। मतलब हुआ क्या कि शुरू में जो पहले वाले कैपेसिटर के पास जो चार्ज 12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम था, यही चार्ज दोनों पे बाद में कनेक्शन के बाद बराबर बट गया, ठीक है। तो मतलब यहां से Q1 और Q2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 इंटू 10⁻10, जो 12 पहले था वही आधा बट गया, मतलब 6 ऐसा। अभी देखो बोला कि कितना एनर्जी लॉस हुआ इस प्रोसेस में,
मतलब कि इस कैपेसिटर को जोड़ने के बाद एक और कैपेसिटर लाने के बाद कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो पहले तो हम लोग शुरू में कितना एनर्जी था वो लिख लेंगे। शुरू में सिर्फ एक ही कैपेसिटर था, उसी के पास एनर्जी होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाफ सी फी स्क्वायर, वोल्टेज 20 बोला था ऐसा। बाद में एनर्जी की बात करोगे, बाद में दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए तो एनर्जी दोनों के पास आ गई, तो दोनों के पास एनर्जी होगी तो ऐसा लिखेंगे Q1 स्क्वायर बाई 2 C1, Q2 स्क्वायर बाई 2 C2, C1 C2 Q1 Q2 आ गया है, तो बाद वाला भी एनर्जी मुझे मिल जाएगा। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ, लॉस जो होगा वो हम लोग बोलेंगे E1 माइनस E2, जो पहले था माइनस जो बाद में कुल एनर्जी बचा, तो E1 माइनस E2 कर देंगे। और यहां से E1 माइनस E2 करोगे तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो आएगा 6 नैनो जूल, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻9 जूल, ऐसा आएगा आंसर। तो कैलकुलेशन कर लेना। अब आगे देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक कैपेसिटर था 6 माइक्रोफैराड का, अब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैराड हो गया, मतलब 5 गुना। हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है वो K इंटू इनिशियल वाला KC हो जाता है, मतलब ऐसा कि बाद वाला जो कैपेसिटेंस है, मान लो C2 इक्वल टू हो जाता है KC1। C2 का वैल्यू दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड, K पता नहीं, C1 बोल रखा था इनिशियली जो था वो 6 था, तो यहां से जो K का वैल्यू आएगा 5 आएगा, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक डाले उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले उसका परमिटिविटी क्या होगा वो बताना है। देखो E नोट मतलब एयर का और फ्री वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो तो हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। अभी मुझे जो डाइलेक्ट्रिक डाले उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम का चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम का E एप्सिलॉन होगा, ये हो जाएगा K इंटू मतलब वैक्यूम वाला का इंटू K। तो वैक्यूम वाला का तो पता है इंटू K, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ऑप्शन डी करेक्ट तुम्हारा। हम लोग बोलेंगे कि डी हो जाएगा करेक्ट इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला कि मिनिमम कितना ऊर्जा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने के लिए लिथियम के केस में, डबली आयोनाइज लिथियम मतलब Li++ के केस में। तो एनर्जी का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 13.6 Z²/n²। तो जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हो जाएगा 13.6 Z²/n²। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से बोला है तो n का वैल्यू तो 1 डालेंगे। लिथियम है तो लिथियम का Z3 होता है तो Z का वैल्यू 3 डालेंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा वो 122.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि बोला है कि जो डायग्राम में दिखा रखा है ट्रांजैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन मतलब तो उनके ट्रांजैक्शन से जो फोटोन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में, ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से नीचे वाले में, तो होता क्या कि उसका ऊर्जा एनर्जी लॉस होता है। हायर में है तो एनर्जी ज्यादा है, जब ग्राउंड में आएगा या लोअर में आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी फाइनली। तो पहले ज्यादा था, ये एनर्जी कम गई, मतलब ये एनर्जी लॉस किया, एनर्जी इमिट किया, मतलब एनर्जी छोड़ा, रिलीज किया। तो
वहां से उस एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता है, मतलब फोटोन मिलती है मुझे। तो फोटोन कब मिलती है? जब हायर से लोअर में आता है। तो यहाँ पे 1 और 2 में जो दिखा रहा है कि 1 में क्या दिखा रहा है कि 1 से 3 में जंप कर रहा है, तो 1 से 3 में जा रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, यहां पे फोटोन नहीं मिलेगा। फोटोन कब मिलता है? जब हायर से लोअर में आता है। तो हायर से लोअर यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये 3 वाले में आ रहा है, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। देखो सेकेंड वाले में जंप कहां से कहां कर रहा है वो? 4 से 3। थर्ड वाले में 2 से 1। 4 वाले में 4 से 2। अभी जो फोटोन मिलेगा, जो रेडिएशन मिलेगा, बोला उनका एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा? तो जो फोटोन मिलता है उनका जो एनर्जी होता है, HF बोलते हैं या फिर hc/λ, कुछ भी बोले, जो फोटोन का एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस किया हायर से लोअर आने में, उतना ही होता है। जितना एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही एनर्जी का मुझे फोटोन मिलता है। तो अगर मुझे फोटोन ज्यादा एनर्जी का चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों में 2, 3, 4 मुझे देखना है कि किस में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है। तो थर्ड वाले में देखो, जब 2 से 1 में जंप करता है तो 2 में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है वो होता है -3.4। ग्राउंड स्टेट में जो होता है -13.6। तो जो एनर्जी लॉस कर रहा है हो जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सबसे ज्यादा यही में होगा जब वो जंप करेगा 2 से 1, n=2 से n=1। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन तभी मिलेगा जब ए वाला ट्रांजैक्शन होगा, 2 से 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, थर्ड वाला। लो फिर से यहां पे बोला कि किस ट्रांजैक्शन, 13 वाला, किस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलेगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ऊर्जा। तो फोटोन का ऊर्जा किस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा, ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा होगा? फिर से मैं बोला कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तब वो एनर्जी लॉस करता है, तभी फोटोन मिलते हैं। तो ऑप्शन में देखोगे तो ये बी और डी, ये पहले लोअर में थे और फिर बाद में हायर में जा रहा है। बी में क्या बोला कि 1 से 2, तो इसमें फोटोन मिलेगा ही नहीं। डी में भी बोला 2 से 6, इसमें नहीं मिलेगा। ए और सी में मिल सकता था जब हायर 2 से 1 में जंप करता आता, या फिर 6 से 2 में आता, इन दोनों में मिल सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी किस फोटोन का होगा? तो जिस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो जब n=2 से n=1 में जंप करेगा तो जो एनर्जी लॉस करता है या जो एनर्जी मिलता है फोटोन का वो होता है E2 - E1, ठीक है। एक कब n=2 से 1 में जंप करने पे, और जब 6 से 2 में जंप करेगा तो एनर्जी मिलेगा E6 - E2। और E2 E6 ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -13.6/n²। जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो वहां से एनर्जी लेवल का एनर्जी हम लोग जानते हैं कि 2 वाले में कितना ऊर्जा होता है, 3 वाले में, 6 वाले में। तो ये हम लोग निकाल लेंगे। तो घटाओगे तो सबसे इन दोनों में जो ज्यादा आएगा वो इसका आएगा, 2 से 1 वाले का। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो फोटोन मिलेगी उसका ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो 14 वाला, तो 14 वाले में बोल रखा है कि अगर 4 से 3 जो ट्रांजिशन होता है, इसमें मुझे जो फोटोन जो रेडिएशन मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है। 4 से 3 में जो मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है।
तो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए? देखो कहानी क्या है कि ए विजिबल रीजन VIBGYOR ए विजिबल होता है, इसके इस साइड अल्ट्रावायलेट होता है UV और इसके इस साइड इंफ्रारेड। तो जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी घटती है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी बोलेंगे अल्ट्रावायलेट का, तब ये विजिबल का VIBGYOR ऐसा। और फिर इंफ्रारेड का, मतलब इन तीनों में कंपेयर किया जाए विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो कम होता है। तो अगर 4 से 3 में मुझे अल्ट्रावायलेट मिल रहा है, मतलब 4 से 3 ट्रांजिशन में इतना ऊर्जा मिल रही है कि जो रेडिएशन हो वो अल्ट्रावायलेट हो, तो इंफ्रारेड के लिए तो और भी एनर्जी कम, इंफ्रारेड का एनर्जी और भी कम होता है। तो जो ट्रांजिशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर में, उसका एनर्जी लॉस 4 से 3 वाले से भी कम होनी चाहिए, क्योंकि 4 से जब 3 में आता है तो अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट का एनर्जी ज्यादा होता है, तो 4 से 3 में जो एनर्जी मिलती है उससे भी कम होना चाहिए। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि 5 से 4 वाले में, क्योंकि 4 से 3 में जो एनर्जी मिलती है होती है E4 माइनस E3, E4 और E3 का वैल्यू डाल सकते हो तुम लोग, और 5 से 4 में जो मिलेगी वो हो जाएगा E5 माइनस E4। ये जो A वाला है डेल E2, ये डेल E1 से कम आना चाहिए, क्योंकि डेल E1 से मुझे मिल रही है अल्ट्रावायलेट जिसका एनर्जी हायर होता है, तो ये कम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि ये सही है, 5 से 4 आएगा तो एनर्जी लॉस कम होती है, तो यहाँ से मुझे इंफ्रारेड मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। देखो 15 में बोला है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, बोला उनमें से कौन सा सही होगा। देखो हायर से लोअर में आ रहा है तो उनका टोटल एनर्जी तो घटेगा, हायर में है मतलब टोटल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सिंपली हम लोग एक एग्जांपल के साथ ही करते हैं, जैसे n=2 की बात करते हैं और n=1, तो n=1 में जो टोटल एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये टोटल होता है। पोटेंशियल जो है टोटल का डबल होता है, टोटल का डबल करोगे तो ये हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऐसा। और काइनेटिक जो एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब टोटल -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 हो जाएगा। काइनेटिक नेगेटिव नहीं होता इसलिए। अब n=2 की बात करोगे तो n=2 में टोटल एनर्जी जो होता है -3.4, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल करोगे तो हो जाएगा -6.8। काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक जो होगा टोटल का मैग्नीट्यूड मतलब 3.4। तो जब 2 से 1 में आएगा, हायर से लोअर में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी 2 में कितना था 3.4, 1 में कितना हो गया 13.6। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी घट रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले था -3.4 अब हो गया -13.6। सॉरी ये टोटल एनर्जी था, पहले -3.4 अब हो गया -13.6। ये -13.6 जो है -3.4 से कम होता है, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल
एनर्जी और काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी घटता है जबकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन डी को बोलेंगे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखो 16 में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट वो दिखा रखा है, ऐसे एनर्जी लेवल दे रखा है। बोला है इस लेवल का एनर्जी -E, यहाँ का -4E/3, यहाँ का -2। बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आता है तो जो रेडिएशन मिलता है उसका वेवलेंथ को उसने λ1 बोला है। ओके, अभी देखो जो रेडिएशन मिलता है उसका वेवलेंथ जो है hc/λ डेल E बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो उसका ऊर्जा घटता है, और जितना ऊर्जा घटता है उतना ही ऊर्जा का मुझे एक रेडिएशन मिलता है। तो उस रेडिएशन का जो ऊर्जा होता है वो डेल E के इक्वल होता है। तो अगर उसका वेवलेंथ निकालना होगा लैम्डा, तो हम लोग hc/डेल E लिखेंगे, और यहाँ पे डेल E का वैल्यू जो होगा ये -E से -2E में आ रहा है। पहले -E था तो ऐसा, तो जो डेल E होगा यहाँ पे ये हो जाएगा -E+2E, मतलब E के बराबर। तो λ1 को हम लोग बोलेंगे hc/E। उसी तरह λ2 किसको दिखाया है, जब फोटोन -E से -4E/3 वाले में आता है, इसको λ2। देखो तो यहाँ पे जो एनर्जी घट रही है इलेक्ट्रॉन की, पहले -E थी, बाद में घट के हो गई -4E/3। एनर्जी जो घटी वो दोनों को घटा देंगे तो मिल जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा E/3। तो जो रेडिएशन मिलेगी उसका एनर्जी E/3 होगी, इसलिए λ2 अगर निकालना होगा तो λ2 हम लोग बोलेंगे hc/डेल E, यहाँ पे बोलेंगे E/3, 3 ऊपर चला जाएगा ऐसा। तो अब उसने बोला कि λ1/λ2, मतलब इन दोनों का रेशियो बताना है। तो यहाँ से भाग दे दोगे, λ1/λ2, λ1 आया ऐसा hc/E, λ2 आया 3hc/E, λ1/λ2 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन था उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा भी दिया हुआ है। जब ग्राउंड स्टेट में है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ λg दिया हुआ है। तो बोला λb और λg में क्या रिलेशन है। देखो तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। n=3 में जो काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13.6 Z² तो Z तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, n² करोगे तो 9 ऐसा।
लगभग 1.51। ओके, काइनेटिक एनर्जी, और वहां पे वो डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है ऐसा, लैम्डा वी। डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं h अपॉन √2m के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ऐसा 1.5। इस तरह ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 13.6 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मुझे लैम्डा लिखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना होगा तो h अपॉन एम भी, और एम भी को हम लोग लिखते हैं √2m के, 2m के काइनेटिक एनर्जी को 13.6। अब जब इनको भाग दोगे लैम्डा बी बाई लैम्डा जी, लेफ्ट साइड में तो यही आएगा लैम्डा बी अपॉन लैम्डा जी, इधर भाग दोगे तो एच कट जाएगा, अंडर 2m कट जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा √13.6 1.5, ये 9 बार में कटेगा, 9 √9 ये 3 के इक्वल होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे लैम्डा बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा जी। लैम्डा जी जो इधर डिवाइड भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो लैम्डा बी इक्वल टू 3 गुना लैम्डा जी, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन और रेटिंग देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे बोर्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ क्या रिलेशन। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के सेंटर पे होता है वो μ0I/2r। ओके, यहाँ पे I जो आएगा इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके कारण, तो I को हम लोग लिखते हैं Q/T। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे μ0, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन T, तो T नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2RT। T यहाँ पे टाइम है एक कंप्लीट चक्कर के लिए, ठीक है। तो इस टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 2πr/v। तो v इक्वल टू जो होगा μ0E/2r। टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2πr/v। तो यहाँ तो और सब कांस्टेंट हैं, तो v को बोल सकते हैं v के प्रोपोर्शनल, और नीचे में r²। अभी देखो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं z/n के प्रोपोर्शनल। v को हम लोग लिखते हैं कि v जो होता है z/n के प्रोपोर्शनल, तो z तो कांस्टेंट है, मतलब 1/n के प्रोपोर्शनल। तो v की जगह पे लिख सकते हैं सम ऐसा इसके प्रोपोर्शनल होता है r। रेडियस को बोलते हैं n²/z, n²/z। यहाँ पे r² है तो n4/z²। तो z तो कांस्टेंट है, तो z को हम लोग नहीं ले रहे हैं, n नीचे आ जाएगा, तो b जो होगा प्रोपोर्शनल हम लोग बोलेंगे 1/n⁵। यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो बोलेंगे b जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होगा n⁵, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट बोलेंगे। देखो 19 में क्या है कि दो डिस्क हैं, दोनों का रेडियस अलग अलग है, लेकिन सेम मटेरियल से, आयरन से ही बने हैं। मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी, घनता दोनों का सेम ही होगा। तो फर्स्ट वाले का रेडियस r,
और जो थिकनेस है, मोटाई जो है टी है। दूसरे वाले का जो रेडियस है, रेडियस को बोल रखा है 4r, और जो थिकनेस जो मोटाई है वो बोला है t/4। अभी देखो यहाँ पहले वाले का जो मास होगा, मास को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, घनता इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे एरिया गुना थिकनेस, तो एरिया हो जाएगा πr², थिकनेस t है ऐसा। दूसरे वाले का अगर मास लिखोगे m2, तो ये हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी दोनों का सेम। एरिया तो बोलोगे पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16r², इंटू थिकनेस, थिकनेस बोलोगे t/4 ऐसा। तो ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा 16। अभी देखो पहला वाला का डिस्क अगर तुम्हें लिखना पड़ता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होता हुआ एक्सिस जो डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का क्या होता है? mr²/2। तो पहले वाले का लिखते हैं m1 r²/2, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ऐसा Ix, और डिस्क x के लिए इसको x बोल रखा था, इस वाले को y बोल रखा था। m1 का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। y डिस्क को y के लिए लिखना होता है तो हम बोलते हैं m2, उसका रेडियस 4r है, तो 4r का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे Ix और Iy में m1 m2 का जो वैल्यू लिखे हैं वो डाल दोगे तो तुमको मिलेगा Iy = 64 इंटू Ix। तो वैल्यू डाल देना तुम लोग, आंसर आ जाएगा A। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में क्या क्या बोला है कि तुमसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। एक रड के सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास हुआ, इससे l/4 डिस्टेंस की दूरी पर एक एक्सिस है l/4। हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे बोला है कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। देखो तो पहले इस एक्सिस के अबाउट हम लोग I लिखेंगे, तो I यहाँ पे एक क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास वाले के समांतर पैरेलल में है, तो जो समांतर वाला थ्योरम है वो लगाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m गुना डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे l/4 है तो l/4 का स्क्वायर ऐसा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रड का होता है ml²/12। तो यहां से I = हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16। तो I का वैल्यू यहां से आएगा 7 ml²/48 ऐसा। अब मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, मतलब तो हम लोग बोलेंगे कि I = mk²। तो mk² इतना लिख देंगे हम लोग बोलेंगे कि mk² = 7 ml²/48। mm कट जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू जो आएगा √7/48 गुना l। तो बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला गया कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 पॉइंट साइज मास रखे हुए हैं, 3 पार्टिकल रखे हुए हैं ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे। ऐसा एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों का मास सेम है। तो बोला कि ये जो एक्सिस है ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट आई का वैल्यू बताओ। देखो, तो यहां से तीनों मास का अलग अलग एक पॉइंट मास है, मतलब इनका साइज 0 है। मास का जो पार्टिकल है इनका साइज 0 है, तो इनके चलते जो आई होता है वो m गुना डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, मतलब m गुना डिस्टेंस स्क्वायर। तो वही हम लोग करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका आई तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सिस पे ही है, एक्सिस से दूरी 0। जो सेकेंड वाला मास है उसका एक्सिस से दूरी इस साइड के बराबर होगा, मतलब 1। तो बोलेंगे हम लोग m, देखो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का बोलोगे m a स्क्वायर, तीसरे वाले का एक्सिस से दूरी ये वाला होगा, और ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो ये वाला हाफ होगा, a/2 होगा। तो इसलिए तीसरे वाले का जो होगा m गुना डिस्टेंस स्क्वायर, तो m a/2 का होल स्क्वायर करोगे तो a/4। तो आई नेट इतना आएगा। आई नेट को यहाँ पे इसने लिख रखा था n/20 ma²। इधर से देखोगे तो 4 + 1 5 ma²/4। 4 से काटेंगे इसको 5 बार में ma² कट जाएगा, 5 इधर 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए n = 25। तो आंसर बोलेंगे हम लोग n का जो वैल्यू था n = 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 में क्या है कि एक बेल्ट जो है, 2 अलग अलग बेल्ट P और Q, जिनका रेडियस अलग अलग है, उनके साथ कनेक्टेड है। ऐसे दिखा तो ऐसा ये बेल्ट है। अभी कहानी क्या देखो कि ये जो व्हील हैं ये अपने ऐसे घूमेंगे ω1 ω2 से, बट ये जो बेल्ट है जो इसके ऊपर है वो बेल्ट ऐसे चलेगा ऐसे। और कोई अगर पार्टिकल सिर्फ लिनियर मोशन करता है, घूम नहीं रहा होता है, बेल्ट सिर्फ चल रहा होगा, तो उस पे हर जगह वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे होगा, हर जगह सेम होगा। तो ये जो दोनों कांटेक्ट में है दोनों पॉइंट, वहां पे भी सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट का लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे ω1 × r1। r1 बोला है 3r, बड़े वाले का रेडियस 3r, दूसरे वाले पे उस जगह स्पीड लिखते तो बोलते ω2 × रेडियस r। अभी कहानी क्या है कि देखो यहां से ω1 ω2 में रिलेशन मिल गया कि ω2 = 3ω1। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी, दोनों व्हील का काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो फर्स्ट वाले का हम लोग लिखेंगे ½ I1 ω1²। सेकेंड वाले का लिखेंगे ½ I2 ω2²। तो उसने बोला कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो ½ I1 ω1² = ½ I2 ω2²। ओके, और ω1 और ω2 का रिलेशन आ गया है। ω2 की जगह पे हम लोग 3ω1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो
हाफ हाफ कट जाएगा, I1 बाई I2 जो आएगा हो जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। ओमेगा 2 को लिख देंगे 3 ओमेगा 1, मतलब ओमेगा 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से जो रेशियो था वो आएगा 9। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, देखो 23 बोला कि दो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट थे, वो अब एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट किए इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, बाहरी कोई फोर्स नहीं है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो v1 v2 तो जीरो था, दोनों रेस्ट पे थे। और अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है और कोई बाहरी बल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। मतलब दोनों पार्टिकल तो मूव कर सकते हैं अट्रैक्शन की वजह से, बट उनका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो हर टाइम पे जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे यही बोलेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा वो हर टाइम पे, किसी भी टाइम पे वो पूछा होता तो वो जीरो ही होता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, ये दोनों जो है इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। मैंने जो 24 में क्या है कि इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखा है, मतलब शुरू में जो ओमेगा था, मतलब ओमेगा 1 बोल देते हैं, जो दिया हुआ है 600 आरपीएम। इसको रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 2 पाई बाई 60 से वो करते हैं गुना, तो 2 पाई बाई 60 से करोगे तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। बाद में इसका जो एंगुलर स्पीड है कोणीय वेग बढ़ के हो गया 1800 आरपीएम। इसको भी रेडियन पर सेकंड में बदल लेंगे, रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2 पाई बाई 60 से गुना करते हैं, तो ये जो आएगा 60 पाई रेडियन पर सेकंड। टाइम दे रखा है 10 सेकंड। ओके, तो यहां से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इक्वल टू बोलेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ऐसा। या फिर यूज कर सकते हो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, मतलब v इक्वल टू u प्लस ए टी जो फॉर्मूला था वैसा ही, बस यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 और अल्फा के लिए करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई, ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्या है कि अब वो 10 सेकंड में कितना एंगल घुमा होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा निकालेंगे। थीटा निकालेंगे ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। तो वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे तुम, ओमेगा 1 का 20 पाई ओमेगा और अल्फा का 4 पाई, टी का वैल्यू 100, तो थीटा आ जाएगा। अभी वो बोला था कि वो कितना चक्कर, कितने राउंड लगाएगा, कितना रोटेशन करेगा, संख्या बताना है रोटेशन का। तो रोटेशन का जो संख्या होता है, जो नंबर होगा रोटेशन का, देखो हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई एंगल घूमता है। तो अगर हमको संख्या बताना है तो टोटल एंगल कितना घूमा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां से तुमको आंसर मिल जाएगा और वो आएगा 200। तो
एन का वैल्यू जो नंबर बताना है वो आ जाएगा 200, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। देखो नेक्स्ट वाला क्या है कि 25 में 2 पार्टिकल हैं, यहाँ पे प्लस लेना, दोनों का मास दे रखा है m1 m2 दे रखा है, दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दे रखा है, मतलब कि वो दोनों कहां पे हैं, दोनों का पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, मतलब उनका अपना इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ मास। बोला कि ये दो सिस्टम है दोनों पार्टिकल का, उसका सेंटर ऑफ मास जो नीचे 4 वेक्टर दिए हुए हैं उनमें से किनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा वो निकाल लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग बोलेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो तो m1 यहाँ पे दिया हुआ है 1, r1 दिया हुआ है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, और m2 दे रखा है 3, r2 दे रखा है -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो r1 r2 की जगह पे रख देंगे, और m1 m2 तो 1 और 3। तो यहां से सोल्व करोगे तो आएगा -8i -4j प्लस 4k डिवाइडेड बाई 4। तो जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा सिस्टम का, वो जाएगा यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो -2i कैप -j कैप प्लस k कैप, -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। अभी देखो तो इसका जो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √6। तो जो पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का, उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा √6। तो अब मुझे बताना था कि इन जो चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में जो 4 वेक्टर दे रखे हैं उनमें से किनका मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम लोग इन चारों में से चारों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जिनका √6 के बराबर हो जाएगा वही बोल देंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है।